आप 2017 में भी इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं दिया गया था और आप नाराज हो गए थे और अपना एक संगठन खड़ा कर दिया था मजबूत, उत्तर भारतीय महासंघ। और उस टाइम जो नगर सेवकों का चुनाव हुआ था उसके अंदर ये जो एमआईएम की 2 सीटें आई है, तो कहीं ना कहीं शहर में ये चर्चा थी उस वक्त कि वो दोनों सीटें जो आपके योगदान की वजह से आई है। कितनी सच्चाई इन बातों में? क्या वो जो 2 नगर सेवक आए थे एमआईएम के चुन के, क्या उसमें उसके अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ नहीं था? खैर मैं क्रेडिट तो नहीं लूंगा इसका। और अगली बार भी अगर आपके साथ में कुछ ऐसी बात हो जाती है, आपको टिकट नहीं दिया जाता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये भी मेरा सवाल है आपसे। पहली चीज तो मैं इसका जो पहले सवाल का जवाब दूं, खैर मैं इसका क्रेडिट तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैंने जी तोड़ मेहनत किया था। मैंने जी जान से, मैंने दिल से मेहनत किया था। मेरी संगठन ने पूरी ताकत लगाई थी कि हमने जिसको सपोर्ट किया था उसका रिजल्ट पूरे मुमरा के सामने था। पूरे मुमरा में एमआईएम लड़ी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 सीट है जो मुमरा के एंड पे थी, जो मुमरा के छोर पे थी। तो इससे जरूर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमारी संगठन का इफेक्ट जरूर पड़ा है। मैं इसको अकेला क्रेडिट नहीं लेता, तो मेरी संगठन का पूरा रोल था। बाकी अल्लाह की मर्जी थी कि अल्लाह ने क्या मतलब क्या उसका जो रिजल्ट मिला। और अगर 2025 में भी अगर आपका टिकट काट देती है पार्टी, तो क्या करेंगे? हो सकता है मैं 2025 तक जिंदा ही नहीं रहूं। मैं 2025 का जवाब आज आपको क्यों दूं? घुमा रहे बातों को। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, अल्लाह जाने। मैं मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है कि सुबह उठ गए तो जिंदगी है, शाम को सो गए तो अल्लाह जाने कि मैं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा। मैं 2025 की गारंटी भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये मैं हूं मोहन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2.5 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे, इसी को देखते हुए हमने अपने चैनल मुमरा टाइम्स के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका शीर्षक है अब की बार कौन बनेगा आमदार। इसमें हम अलग अलग राजनेताओं से, अलग अलग पार्टी के लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, खासकर कलवा मुमरा विधानसभा की अगर हम बात करें, तो यहाँ चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजनीति में काफी राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ, उसके ऊपर हम उनसे सवालात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2024 में अब की बार कौन बनेगा आमदार। और आज हमारे विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ करीम खान यहाँ पे मौजूद है, जो मुमरा के अंदर काफी समय से यहाँ रहते हैं, बड़ी करीब से यहाँ की राजनीति को उन्होंने देखा भी है और उनका एक अपना संगठन है उत्तर भारतीय महासंघ, जिसकी स्थापना उन्होंने 2017 में की थी और वो इस वक्त एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए, आज से नहीं कई सालों से वो जुड़े हुए हैं। तो हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2024 में जो कलवा मुमरा विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इस बारे में उनका क्या कहना है। करीम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, आप भी जानते हैं कि 2.5 महीने के बाद अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अगर हम कलवा मुमरा विधानसभा की अगर हम बात करें, तो यहाँ से 3 बार के जो सिटिंग एमएलए है एनसीपी शरद पवार गुट के अवार्ड साहब, वो इस वक्त फिर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और उनके सामने जो चेहरा है वो नजीमुल्लाह का चेहरा पेश किया जा रहा है, जबकि महायुति के अंदर अभी ये तय नहीं हुआ कि किस पार्टी को ये सीट मिलेगी। उसके बावजूद नजीमुल्लाह का बार बार मुमरा के अंदर आना, ये क्या साबित करता है? आपको लगता है कि वो कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं अवार्ड साहब को? जी, चुनौती जरूर होगी मोहिन भाई, लेकिन जीतेंगे अवार्ड साहब। हो सकता है कि उनकी मार्जिन कम हो, जो लीडिंग आती, जो उनकी जो मार्जिन जो देते हैं अभी, जैसे लास्ट टाइम पे आप 2019 में देखेंगे तो 78 या 80,000 से प्लस दे के आए थे यानी। तो ऐसा लगता है कि अगर नजीमुल्लाह आते हैं तो चुनौती होगी, लेकिन जीतेंगे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड। हाँ, ये हो सकता है कि मार्जिन कम होगी, जीतेंगे अवार्ड साहब ही। अच्छा करीम भाई, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी कुछ महीने पहले जो कल्याण लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, जिसके कैंडिडेट थे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, उनको मुमरा से काफी कम वोट मिले थे और शायद उसका कारण ये था कि जो शिंदे साहब की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। उसी तरीके से जो एनसीपी अजीत पवार गुट है वो भी उसका अलायंस है बीजेपी के साथ में। तो आपको लगता है कि अगर नजीमुल्लाह खड़े होते हैं तो मुमरा जो मुस्लिम बहुल शहर है, तो यहाँ के लोग नजीमुल्लाह को वोट करेंगे? बहुत सारा जवाब मैं समझता हूँ कि देने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में
आपके सवालों में ही जवाब है। लोकसभा में जो हिसाब से जिस तर्ज पे लोगों ने बीजेपी की मुखालफत की है, बिना किसी रिक्शा लगाए बगैर, बिना कोई टैक्सी लगाए बगैर जो लोग खुद उतरे हैं, जो लोग खुद अपने अपने बंदोबस्त से खुद गए हैं, और जो लोगों ने वोट दिया है, उसकी जो काउंटिंग आई थी, उस काउंटिंग में मालूम पड़ गया था कि मुमरा उन पार्टी को वोट नहीं देगा जो बीजेपी समर्पित है, जो बीजेपी के अलायंस में, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है। अच्छा करीम भाई, क्या कहना चाहेंगे कि जो राजन गिने साहब है वो भी एक इच्छुक उम्मीदवार है, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर उनकी पार्टी उनको टिकट देगी, अगर मान लो महायुति के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहा और सीट नजीमुल्ला की बजाय वो सीट अगर राजन गिने साहब के खाते में जाती है, वो एक स्थानिक भी है यहाँ मुमरा के, अगर वो खड़े होते तो ये मुकाबला कितना कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? पिछले टाइम 78,000 से जीते थे डॉक्टर जितेंद्र भट्ट, 78,000 ज्यादा देके जीते थे। और मैं इस टाइम अगर राजन कीने साहब आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी मार्जिन और प्लस होगी, आपकी 90,000 से कम मार्जिन नहीं होगी। करीम भाई, एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पिछले काफी सालों से एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो पार्टियों के अंदर दो गुट बने, तोड़फोड़ हुई, चाहे वो शिवसेना की अगर हम बात करें या एनसीपी की बात करें, दोनों ही पार्टियों के दो गुट इस वक्त बन के एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए, वही हाल मुमरा के अंदर भी होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जो एनसीपी थी वो दो धड़ों में बढ़ चुकी है। अभी पिछले दिन काफी लोग शरद पवार गुट के काफी लोग मतलब पार्टी छोड़ गए, अजीत दादा पवार जिन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई उसके अंदर प्रवेश किया है उन लोगों ने। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी इन लोगों के जाने के बाद काफी कमजोर हुई है और अवार्ड आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है इससे, आपको क्या लगता है? इसका जवाब इतना खूबसूरत दूंगा, राहुल गांधी जिनको लोग मंदबुद्धि, पप्पू, क्या क्या लोग ने कहा, और कई ऐसे दिग्गज नेता गए जिनकी जड़ बुनियाद कांग्रेस से थी, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया, बड़े बड़े बुद्धिजीवी गए इसी लोकसभा के पहले, कांग्रेस को छोड़कर गए। राहुल गांधी ने एक ही बात बोला, जो जा रहा है कचरा जा रहा है, जाने तो जो बचेगा वो मेरा है, और उसका रिजल्ट लोकसभा में दिखा कि एकदम मजबूत विपक्ष बन के आया। मैं समझता हूँ कि अभी आगे जवाब देने की जरूरत नहीं। तो आपको लगता है कि मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपकी पार्टी को और अवार्ड साफ? मैं फिर बोल रहा हूँ, साफ कहने तो राजीव गांधी ने कहा था, अल्लाह तौबा, राहुल गांधी ने कहा था कि जो गया वो कचरा गया, जो मेरे हैं वो नहीं जाएंगे, और वैसे भी कचरा ही हवा के साथ उड़ता है वजन चीजें नहीं होती। वो तो आगे मतलब लोगों के सामने आएगा कि विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, वो तो बाद में और अगर कुछ लोग गए हैं, ठीक है, उनके साथ विचार नहीं मिल पा रहे थे, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से, सेकुलरिज्म से शायद नहीं मिल पा रहे थे, या उनकी कुछ उनके मामला हल नहीं हो पाएंगे, या जो उनके पर्सनल मामला जो गए हैं, ठीक है, उनको मुबारक हो, वो भी लड़ेंगे। अगर कुछ गए हैं तो कुछ आए हैं, हमारे पक्ष में भी कुछ लोग आए हैं, और आने वाला कल ये बताएगा, अगर 3 जाएंगे तो 9 आएंगे, ये मेरा दावा चैलेंज है कि 9 आएंगे, भले किसी भी अन्य पार्टी से, लेकिन अगर यहाँ से 3 का रेशियो होगा आउट होने का, तो वहां से 9 का रेशियो होगा इन होने का इंशाल्लाह। करीम भाई, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था पिछला, उसके अंदर महाविकास आघाड़ी को बहुत अच्छी सीटें मिली थी महाराष्ट्र के अंदर, और अभी जो विधानसभा के चुनाव के जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी काफी मजबूत स्थिति में इस वक्त है और महायुति की हालत काफी पतली नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि एक बार शिंदे साहब फिर सीएम बनेंगे या सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, देश के लोग जाग चुके हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, देश के लोग जाग चुके हैं। देश को अब नफरत की राजनीति और बंटवारे की राजनीति नहीं चलने वाली है। चला है 10-5 साल ये लोगों ने चलाया, बीजेपी मोदी ने 10-5 साल चलाया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, 30 रुपए में पेट्रोल देने वाले थे, 100 रुपया क्रॉस कर दिए पेट्रोल। जीएसटी की हालत देख लो, पेट्रोल डीजल की हालत देख लो, महंगाई की हालत देख लो। 400 रुपए का गैस का बाटला था, वो स्मृति ईरानी सर पे रख के घूमती थी, आज 1100 रुपए में गैस का बाटला ले रहा, रसोई गैस। तो कहाँ राहत दी है इन लोगों ने? इसके अलावा एक तो महंगाई भी बढ़ाई है, उसके अलावा जो नफरतें पैदा की, जो देश में जो हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई पैदा की है, अब देश जाग गया है। देश महंगाई भी देख रहा है, महंगाई की भी हालत देख रहा है, देश धंधे की भी, कारोबार की भी हालत देख रहा है, और देश ये भी देख रहा है कि देश को हिंदू मुसलमान से बांटा जा रहा है।
तो ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो दो बैसाखियों पे टिकी हुई है, ये कितने दिनों तक चलेगी, आपको क्या लगता है? जी मेरा ऐसा अनुमान है हाँ। कि वो उधर पे भी चुनाव है, बिहार में भी, हमारे महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार में भी चुनाव है। मेरे को ऐसा लगता है जो पलटू चाचा है वो अभी रुके हुए सिर्फ बिहार के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव के लिए। और जिस दिन ये गणित बैठा, महायुति की सरकार यहाँ पर बैठी, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ ये बीजेपी की सरकार चलेगी नहीं सेंट्रल की। आप इलेक्शन खत्म हो दो हमारे यहाँ का, महाराष्ट्र का और बिहार का, वैसे 4 राज्य में, लेकिन बड़े राज्य ये 2 है, महाराष्ट्र और बिहार। ये 2 राज्य का रिजल्ट आने तो मैं चैलेंज से बोलता हूँ कि सरकार ये नहीं चलेगी सरकार। और ये सत्ता में जो बैठे उनको भी पता है कि सरकार नहीं चलने वाली। ये बैसाखियों पे क्यों एक चाचा पलटू राम जिनकी जिंदगी पलटते पलटते निकल गई, और एक अपने तमिलनाडु, क्या नाम, नायडू साहब, तमिलनाडु बोल रहा हूँ, सॉरी, नायडू साहब, उनको बीजेपी ने कितनी तकलीफ दी है ये पूरा देश जानता है। आज वो किस मजबूरी के तहत उधर बैठे मैं नहीं जानता, क्योंकि इतनी बड़ी राजनीतिक और इतना बड़ा खेल हमको नहीं मालूम, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोहब्बत में नहीं बैठे, ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि किसी मजबूरी के तहत बैठे। और जिस दिन ये 2 राज्य का चुनाव का रिजल्ट आएगा मोइन भाई, ये आप देख लेना, सेंट्रल की सरकार गिरेगी उसके 2 महीने के अंदर। करीम भाई, आखिरी सवाल जो आपसे ही जुड़ा हुआ है, 2017 के बाद अभी ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि 2025 के अंदर नगर पालिका के भी, थाने महानगर पालिका के भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और अगर चुनाव मतलब होता है नगर पालिका का 2025 में, तो क्या आप भी मतलब चुनाव लड़ेंगे नगर सेवक का? 100% लड़ूंगा, क्योंकि आप 2017 में भी इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन किसी कारणवश आपको टिकट नहीं दिया गया था और आप नाराज हो गए थे और अपना एक संगठन खड़ा कर दिया था मजबूत, उत्तर भारतीय महासंघ। और उस टाइम जो नगर सेवकों का चुनाव हुआ था उसके अंदर ये जो एमआईएम की 2 सीटें आई है, तो कहीं ना कहीं शहर में ये चर्चा थी उस वक्त कि वो दोनों सीटें जो आपके योगदान की वजह से आई है। कितनी सच्चाई इन बातों में? क्या वो जो 2 नगर सेवक आए थे एमआईएम के चुन के, क्या उसमें उसके अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ नहीं था? खैर मैं क्रेडिट तो नहीं लूंगा इसका। और अब की बार भी अगर आपके साथ में कुछ ऐसी बात हो जाती है, आपको टिकट नहीं दिया जाता है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये भी मेरा सवाल है आपसे। पहली चीज तो मैं इसका जो पहले सवाल का जवाब दूं, खैर मैं इसका क्रेडिट तो नहीं लूंगा, लेकिन हाँ मैंने जी तोड़ मेहनत किया था, मैंने जी जान से, मैंने दिल से मेहनत किया था। मेरी संगठन ने पूरी ताकत लगाई थी कि हमने जिसको सपोर्ट किया था उसका रिजल्ट पूरे मुमरा के सामने था। पूरे मुमरा में एमआईएम लड़ी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 सीट आई जो मुमरा के एंड पे थी, जो मुमरा के छोर पे थी। तो इससे जरूर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं हमारी संगठन का इफेक्ट जरूर पड़ा है। मैं इसको अकेला क्रेडिट नहीं लेता, तो मेरी संगठन का पूरा रोल था। बाकी अल्लाह की मर्जी थी कि अल्लाह ने क्या मतलब क्या उसका जो रिजल्ट मिला। और अगर 2025 में भी अगर आपको आपका टिकट काट देती है पार्टी, तो क्या करेंगे आप? हो सकता है मैं 2025 तक जिंदा ही नहीं रहता। मैं 2025 जवाब आज आपको क्यों दे घुमा रहे बातों को? नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, अल्लाह जाने। मैं मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है कि सुबह उठ गए तो जिंदगी है, शाम को सो गए तो अल्लाह जाने कि मैं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा। मैं 2025 की गारंटी भी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये पक्की बात है कि आपकी चुनाव लड़ूंगा, उत्तर भारतीय महासंघ ताकत के साथ लड़ेगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे करीम खान, जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं शहर के अंदर। एक संघ, बहुत बड़ा और मजबूत संगठन भी, मतलब उसके अध्यक्ष है ये उत्तर भारतीय महासंघ के, और कहीं ना कहीं राजनीति की भी बहुत अच्छी सूझबूझ रखते हैं। आज हमने इनसे सवाल किए, ये महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं अक्टूबर-नवंबर महीने में, उसको लेके के उनको क्या लगता है कि कौन अब की बार आमदार बन सकता है। तो उनका साफ और बड़े स्पष्ट तरीके से उनका ये कहना था कि अब की बार भी, चौथी बार भी अहवार साहब भी आमदार बनेंगे। उनका यही, उनकी बातों का अर्थ यही है। अब देखने वाली बात होगी इनकी बातें कितनी सच होती है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। तो जब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुमरा टाइम। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।